तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हमारा प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम एल्गी कवर करेंगे। इसमें हम लोग प्लांट किंगडम का, आपको तो पता ही होगा, पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो देखिए, टाइप करिए ऊपर में प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन बाय एस क्लासेस। तो फिर ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं एल्गी उसमें पूरा बेसिक क्लियर क्यों लेक्चर नंबर 1 में, और 2 में कुछ टर्मिनोलॉजी बच गया था, उसको क्लियर क्यों। तो ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। बच्चों नहीं, दोस्तों, भाई सॉरी। चलो ठीक है। बेसिकली फॉर नीट एंड 11th, नीट के लिए भाई, नीट वाले बच्चे देखो, ज़्यादा जाने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई, जितना पूछे उतना ही जाएंगे। ज़्यादा जाओगे तो बहुत कुछ है, कुछ कर नहीं पाओगे, बता रहा हूँ। बस पढ़ते रह जाओगे, रिवीजन के समय बहुत दिक्कत जाएगा। उससे बढ़िया जितना है सिलेबस में उतना पढ़ो और ठीक रहो, और बड़ी से पढ़ाई करो। चलो ठीक है, पूरा एन सी आर टी पूरा कवर होगा, प्लस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ हल्का फुल्का एक्स्ट्रा पॉइंट, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आया है उस हिसाब से पॉइंट को क्लियर करूँगा। टेंशन मत लेना, बस वीडियो देखो, देखने के बाद एक बार रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद फिर 10-15 क्वेश्चन लगा लो, पिछले साल का लगा के देखना। अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर मेरा वीडियो देखना बंद कर देना, बात खत्म, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बता के रख रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन होगा जो नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा के आपको दिखा दूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलो ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन है इसका, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और क्या टर्मिनोलॉजी था इसमें, कुछ कुछ और बहुत कुछ बेसिक क्लियर किया हूँ फर्स्ट सेकंड में, एक बार देख लेना, तो फिर आगे भी आसानी होगा सब पढ़ने में। तो चलो ठीक है, तो देखते हैं एल्गी देखते हैं। तो ये चलो आपको मैं एक क्लियर कर देता हूँ। पहले देखो, प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी इसमें ग्रीन, ब्राउन और क्या बोलते हैं रेड, ये सब एल्गी पढ़ेंगे। एल्गी के बाद फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद फिर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद फिर हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, फिर क्लियर चैप्टर। बस इतना है, बस एक माइंड में बना के रख लो, ऐसे ऐसे पढ़ना है भाई, ऐसे करके। उसके बाद फिर चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, तो जनरल इंट्रोडक्शन में जनरल बात है, क्या क्या है उसमें, क्या है। तो देखो, एल्गी सबसे सिंपलेस्ट, सिंपल रहेगा एकदम सिंपल। थैलाइड स्ट्रक्चर, मतलब थैलस के जैसा, ऐसा कुछ। अब एल्गी तो देखे होगे यार, बस वैसे इमेजिन करके, ये सब एनसीईआरटी पॉइंट है इसलिए मैं ले लिया। बाकी एल्गी तो देखो ना, उसके हिसाब से इसको अपने दिमाग में बैठा लो। सिंपल स्ट्रक्चर है सबसे। और इधर देखो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए, क्लासिफिकेशन करने का वही बेसिस ही क्या था हम लोग का, ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गए तो इसको सिंपल मान लो, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। ठीक है, थैलाइड, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक तो पता है ना, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये तो ठीक है, ये क्लियर हुआ है ना। अब बेसिक, भाई मैं तो बोला हूँ आप लोग का पूरा बेसिक क्लियर करूँगा, तो इसलिए मेरे को ये सब बताना पड़ेगा। ठीक है, एक्वेटिक पानी में रहते हैं। अब देखो, पानी में 2 प्रकार, एक तो फ्रेश वाटर, अब फ्रेश वाटर, मरीन वाटर। 11th वाले बच्चे के लिए ये भी क्लियर करूँगा, टेंशन मत लो भाई। इसके बाद कोई लेक्चर देखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ऐसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर मतलब इन नदी वदी को ले लो, हमारा जो ये लोकल नदी है ना, ये सबको इमेजिन कर लो, ये सबको इमेजिन करके फ्रेश वाटर समझ लो। और मरीन में समुद्र वमुद्र के बारे में समझ लो। तो आप लोग को देखे होगे नदी वदी, या फिर तालाब वालाब में गए होगे, तो एक्वेटिक मतलब एल्गी तो मिला ही होगा ना, वो काई रहता है ना, वो ऐसा कुछ तालाब के बाद फिर ऐसा क्या क्या हो रहता है उसमें, पत्थर का उसमें। ठीक है, ये तो समझ आ गया। उसके बाद फिर देखते हैं हैबिटेट। तो इसमें हैबिटेट देखते हैं। अब हैबिटेट मतलब कहाँ कहाँ रहता है, कौन सी जगह में पाया जाता है। तो देखोगे तो भाई, वेराइटी ऑफ हैबिटेट, मतलब कि जगह जगह पर भी पाया जाता है। देखो, तालाबी में पाया गया है, यहाँ पर कहीं लीकेज हो रहा है नल से, तो वहाँ पर भी एल्गी आ जाता है।
ऐसे करके। और बहुत सारा सॉइल में भी होता है, वुड में भी होता है, मॉइस्ट स्टोन में भी होता है। स्टोन में भी देखे होगे, जैसे कि तालाब वाला आपको बताया वो, स्टोन में और सॉइल में। और वुड, वुड जैसे ट्रंक रहता है ना वो, ये ये है, पेड़ को जब काटते हैं तो ऐसा कुछ वो रहता है, उसका कट गया उसके बाद फिर ये भूंज खाली रहता है। मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर मिला इसको तो वाटर सप्लाई मिल जाता है उससे। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा एल्गी ग्रो करने लग जाता है। ऐसे करके ये तो वुड, फिर लिचेंस। अब लिचेंस क्या होता है, ये एसोसिएशन बिटवीन फंगी। अभी लिचेंस क्या होता है, ये देखो, ये है मतलब ये एल्गी है छोटा छोटा, और ये फंगी। ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करके फिर एक दूसरे के काम आते हैं। एक दूसरे के काम मतलब कि जैसे एल्गी है, अब एल्गी फंगी रहने के लिए जगह दे दिया, ठीक है। और ये फंगी है वो नीचे से, इधर से वो इसका फिलामेंट रहता है फंगी का, नीचे से वाटर लाया, ऐसे वाटर ला के फिर एल्गी को दे दिया। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए काम तो कर रहे हैं ना भाई, दोनों एक दूसरे के लिए काम करके ही जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। इसको ऐसे मतलब समझ लो, समझ तो आ गया होगा। जैसे इसको और आगे पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा नहीं देखते इसके बारे में। तो फिर चलो देखते हैं, एल्गी एंड फंगी एसोसिएशन, मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो इसको बोलेंगे सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सब आगे बात करेंगे, इसको मतलब नीचे करके बस रख लो, इसको भी तो आगे देखेंगे, ठीक है। अब एनिमल, एनिमल देखो, एनिमल में भी होता है ना, इसमें एग्जाम्पल याद रखना, स्पेशली नीट वाले। अरे ये क्वेश्चन में तो पूछा गया भाई बहुत, चलो ठीक है। तो फिर ऑन स्लॉथ, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर देखे होगे, फिर एक बार गूगल में सर्च मार लेना, सर्च मारोगे तो एक फ़ोटो मिलेगा उसके ना, जो ऊपर के जो बैक रहता है, बैक मतलब पीठ बोल दो, पीठ, उसमें देखना ऐसे एल्गी रहते हैं। तो वही एग्जांपल मिल ली इसको, जैसे कि स्लॉथ बियर। तो और एल्गी कौन सा रहता है, एल्गी कौन सा रहता है, ब्लू क्लोरेला, याद रखना नाम, बस नाम याद रखना, बस ऐसे इमेजिन करके पढ़ो। हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसे करके बस ठीक। फिर साइज शेप, अब साइज शेप में देखेंगे। अब भाई तुम देखे होगे कई एलगी, कई एकदम छोटा छोटा, कई फिलामेंट वाला, ऐसा कुछ कुछ फिलामेंट है ना। तो बहुत प्रकार के एलगी रहेंगे, तो उसी वही बोला है, हाईली वेरिएबल साइज एंड शेप। वेरिएबल मतलब अलग अलग, 11 क्लास के मैं पूरा बेसिक क्लियर करूँगा भाई, टेंशन मत लो, बस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको वीडियो देखने के बाद। हाईली वेरिएबल साइज एंड शेप मतलब एकदम छोटा भी रहेगा, एकदम बड़ा भी रहेगा, फिलामेंट्स भी रहेंगे बहुत सारे, लंबा भी रहेगा, छोटा भी रहेगा, नाटा भी रहेगा, ऐसा सब, ठीक है। उसमें अब एक वर्ड आता है क्लैम, क्लैम, CELPS, क्लैम। तो देखो ये क्या होता है, जैसे वो आप तो देखे होगे, क्या बोलते हैं, चाचा छक्कन, चाचा छक्कन में जो एक बड़ा सा दानव टाइप का आदमी होता होगा, आपको याद है या नहीं है, अरे भाई नहीं, ये सब तो देखे होगे ना भाई, कार्टून वार्टून देखते थे या नहीं देखते थे। तो वो चाचा छक्कन का जो बड़ा सा जो आदमी था, बहुत बॉडी था भाई उसका, क्या बॉडी था वो, है ना। उसका क्या नाम था इसमें, उसका कुछ जाइंट, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बहुत पुराना है। तो उसका जो नाम था, उसका नाम था वैसी एक उसका कॉपी, मतलब वैसी एक कॉपी था अमेरिका के पास। तो अमेरिका के पास जो कॉपी था ना, उसमें जो चाचा छक्कन का जो एक दोस्त था, वो बहुत बॉडी बिल्डर था ना, तो उसका नाम था कैल्प, कैल्प्स। तो ना उसके नाम पर ही ना जो मेसिव बॉडी रहता है एकदम बड़ा सा, है ना, बड़ा सा मेसिव, मेसिव बॉडी मतलब मेसिव बोले तो एक बड़ा सा चीज़ इमेजिन कर लो, बड़ा एकदम से, बड़ा सा एकदम जो फैला हुआ रहेगा, मीलों दूर तक के, बहुत दूर तक के फैला, उसको क्लैम्प नाम दे दिए। तो वैसी मेसिव प्लांट बॉडी इन मरीन फॉर्म। और देखो मेसिव प्लांट बॉडी इन मरीन फॉर्म, इसमें कौन है, आप देखना एक बार गूगल में सर्च मारना या फिर यूट्यूब में एक देख लेना, इसमें स्पायरो गायरा लिखना है, इस स्पायरो गायरा, ये एग्जांपल याद रखना है इसका। क्लैम्प देखना, इसमें बहुत सारा नीट में भी क्वेश्चन आया क्लैम्प करके। तो क्लैम्प किसको बोलेंगे, स्पेशली स्पायरो गायरा। स्पायरो गायरा देखोगे ना
समुद्र में इतना फैला रहता है, इतना फैला रहता है, इतना मतलब पूछो मत, कि पूरा जो बड़े बड़े शिप रहते हैं ना, वो सबका जो टरबाइन रहता है चलते रहता है, उसको फंसा कर डुबाने तक का ताकत रखता है, इतना ज़्यादा नीचे तक के फैला रहता है पूरा। और एक छोटा सा एलगी भाई, छोटा सा एलगी इतना फैल के पूरा समुद्र कवर कर, एक बार देखना वीडियो, आप लोग को पता चलेगा। फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसका, है ना। फिर इसको अब क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया नया टेक्निक है, वो सब भी पढ़ोगे आगे। ये हमारा स्पायरोगायरा, ठीक है, जिसको याद रखना एक बार। और यूलोथ्रिक्स भी आता है इसमें, एक बार यूलोथ्रिक्स को भी ले लेते हैं। एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, लेकिन स्पेशली स्पायरोगायरा है ना, ये याद रखना, ठीक है। ये यूलोथ्रिक्स भी रहता है, लेकिन उसको ज़्यादा प्रीफर नहीं किए। दोनों वही क्या बोलते हैं, फिलामेंटियस, ये सब आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो इसमें। फिर देखो सही से, ये सब जनरल जनरल बातें, ये सब तो ठीक है, ये सब एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, लेकिन बता दिया, अब एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस इधर देखो और क्वेश्चन लगाओ नीट वाले, और फिर जाने दो फाड़ दो। फिर देखो रिप्रोडक्शन में बात कर लेते हैं आपकी, रिप्रोडक्शन में क्या है, कैसे करना है, चलो ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जो सेक्सुअल, अब ये सब तो पता ही होगा ना भाई आप लोग को, चलो ठीक है। 11th वाले रहे चाहे 10th वाले रहे, सब पता रहता है सेक्सुअल, सेक्सुअल क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन एक आ गया, और स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो फ्रेगमेंटेशन कैसे रहेगा, जैसे मान लो ये कोई एलगी है, ठीक है। अब ये फ्रेगमेंटेशन करेगा, कैसे करेगा पता है, ये टूट जाएगा, ये टूट गया, ये कहीं और चले गया, उड़ गया, फिर वाटर के थ्रू ये कहीं और चल गया। अब जाने के बाद फिर ये और अपना एक कॉलोनी बना लेगा, यही है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फिर इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये सब तो आपको पता ही रहता है। देखो फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखना, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये फ्रेगमेंटेशन से करते हैं डिवीज़न, ये सब पूछा है नीट में। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, स्पाइरोगायरा का जो ये, इसमें एक और डिफरेंस है ना, स्पाइरोगायरा जैसे देखो, इसको ऐसे याद रखो, जैसे इसका डायग्राम है, तो यहाँ फ्रेगमेंट है, देखो इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो यहीं से कट के दूसरे जगह हम चले, यहाँ से कट के दूसरे जगह चले जाएगा, फिर उग जाएगा ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो इसका पार्ट है, ये पार्ट पार्ट में बटा है, तो इसमें कम स्पेस है ना, देखो कम स्पेस, और इसमें थोड़ा ज़्यादा है, बस ये डिफरेंस है ना स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। तो ठीक है, देख के नोट कर लेना, हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही याद रखना। और स्पोर फॉर्मेशन, चलो स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं कि एक फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। अब सुनो भाई, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन मतलब उसको बढ़िया से, उसको मान लो उसको 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करना है, तो 20 डिग्री सेल्सियस उसको मिल रहा है, ठीक है। मान लो कोई ये एलगी है, चलो एलगी बना देते हैं कुछ, अब इसको 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये सब मिल रहा है अच्छे से, तो एक फेवरेबल कंडीशन हो गया, ये सब अच्छे से मिल रहा है, मतलब ग्रो करेगा ये फेवरेबल कंडीशन हो गया, जो उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है, ये फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, अब कहीं 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, ऐसे होता नहीं, और कहीं कहीं तो 0 डिग्री है, तो ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, भून जाता है, तो ये सब इसको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, यही बोलेंगे ना भाई, जो चाहिए वो तो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेगा ये, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, चलो इधर देखते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन, ये समझ गए होगे, फेवरेबल अनफेवरेबल, उसमें देखो फॉर्म, तो जो फेवरेबल कंडीशन में है उसमें तो, उसमें ये एलगी है, और ये जूस परफॉर्म किया, जूस पर कहीं गया,
मोटाइल रहता है, ठीक है। जाने के बाद ये उग गया, अपना फेवरेबल कंडीशन है तो सब चीज़ को बराबर मिल रहा है ना, किसको उग गया, बात खत्म। तो ठीक है, तो इसमें फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर मोटाइल स्पोर रहता है, थोड़ी रिमेंबर करके रखना। और उसके बाद फिर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या क्या फॉर्म करेगा ये देखना, ये याद करने का चीज़ है, थोड़ा याद कर लेना। एक है हाइपोस्पोर, एकिनेट्स, पेलमेला और एप्लेनोस्पोर। ये चार प्रकार की स्पोर फॉर्म करते हैं ना। अब अनफेवरेबल कंडीशन, ये सब स्पोर है ना, ये रहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस और समथिंग कुछ एकदम कम टेम्परेचर है, एकदम ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इसको जो चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है इसको ग्रो करने के लिए। तो ये ऐसे सिचुएशन में जो एल्गी है हमारा, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा एल्गी है ना, वो ये सब स्पोर फॉर्म करेगा। ये सब स्पोर का थिकनेस अच्छा है, किसी में मिसिलिजेनियस शीट है, ये सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, तो इसके कारण से मेन ये बनाता है। तो ये सब देख लो, ठीक है, और इसको मेनली याद करना है, इसमें मैं ज़्यादा। चलो ठीक है दोस्तों, फिर इसमें देखते हैं इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसमें कुछ चीज़ है अनफेवरेबल कंडीशन में जो स्पोर फॉर्म करते हैं उसका। तो ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हाइप्नोस्पोर में थिक वॉल्ड, नॉन मोटाइल, ये सब पता है, ये सब याद कर लेना बस, ठीक है। इसके बाद फिर एक स्पेशल फीचर देखते हैं, इसमें जो स्पाइन टाइप का आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हिमेटोक्रोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नीट में भी क्वेश्चन आया है, हो सके आपके 11th में भी स्कूल में कोई दे दे उससे बढ़िया। चलो ठीक है, तो इसमें बात करते हैं हम लोग फिर हिमेटोकोर। अब ये क्या है, ये देखो हिमेटोकोर है ना, वो एक ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ना रेड पिगमेंट रिलीज करता है। अब रेड पिगमेंट क्या होता है, एक रेड कलर का कुछ चीज़ रिलीज़ करता है, 11th वाले समझ लो, एक रेड कलर का पिगमेंट रिलीज़ करता है जो रेड कलर का होता है। तो उसको ऐसे रिलीज़ करता है, जैसे स्नो में कई बार आप कुछ वीडियो में कुछ या टीवी में कुछ देखे होंगे आप लोग कि स्पोर जो रिलीज़ हुआ है, मतलब कि स्नो रहता है रेड कलर का कहीं पर, वो किसके कारण रहता है, हिमेटोक्रोम के कारण, ठीक है। रेड कलर पिगमेंट जो रेड कलर रिलीज़ करता है। उसके बाद फिर देखो 40 है कॉज रेड कलर ऑफ द स्नो, तो स्नो का जो रेड कलर है इसको कॉज करने का मेन जो हमारा वो रहता क्या है एक्चुअली में, वो रहता है एक स्पोर रहता है हैप्नोस्पोर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे या फिर तो आप थोड़ा ज्ञान मार सकते हो, अरे भाई ये है ऐसे वैसे करके, ठीक है। चलो ठीक है, वो सब बात नहीं करते हैं, चलो इसमें देखते हैं। अब इसका मेन एग्जाम्पल क्या है बोलो, इसमें क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस, क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस से याद रखना भाई, पूछा गया है ये सब नीट वाले स्पेशली, ठीक है। तो ये याद कर लो, ठीक है, मतलब याद रखो, ये सब हो ही जाएगा। तो ये जो ना अनफेवरेबल कंडीशन में क्लेमाइडोमोनास है ना, वो अनफेवरेबल कंडीशन में ये सब नहीं फॉर्म करता है, ये सब जितना है ये सब कुछ फॉर्म नहीं करेगा, वो फॉर्म करेगा हेप्नोस्पोर। और हेप्नोस्पोर में जो ये हिमेटोकोर है, तो मेन जो अब आप लोग से कोई पूछा रेड कलर रहता है भाई स्नो में, ठीक है, वो क्या रहता है, किसका रहता है, तो उसको देख के आप पता कर सकते हैं हाँ ये क्लेमाइडोमोनास का है। फिर इसको हम लोग फेवरेबल कंडीशन देंगे तो ये ग्रो कर जाएगा, ऐसा वैसा करके कुछ भी आप बता सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, ठीक है। तो फिर ये सब देख लो कि रेड कलर पिगमेंट और क्लेमाइडोमोनास है इसमें कॉसिंग स्नो, रेड कलर ऑफ स्नो, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हेप्नोस्पोर हो गया भाई, नोट्स बनाते रहना और एक क्वेश्चन भी लगा लेना, ठीक है। फिर हेप्नोस्पोर और एकिनेट्स, परमेला और एप्लेनोस्पोर। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हेप्नोस्पोर थिक वॉल्ड, इसका एक देख लो थिक वॉल्ड है, ठीक है। और जो एकिनेट ये भी थिक वॉल्ड है, एप्लेमा ये क्या है, थिन वॉल है, ठीक है। और एप्लेनोस्पोर ये भी थिन वॉल है। अब मोटिलिटी सब नॉन मोटाइल है, मतलब कोई मूव नहीं करता है, सब क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें ये स्पेशल स्ट्रक्चर था हेमेटोकोर हाइप्नोस्पोर में, और एकिनेट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, बस थिकनेस है इसका, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिमेंबर करने का चीज़ नहीं है।
और इसमें देखो प्रेमेला, ये भी एक मिसिलिजीनियस सीट है। एक सीट मतलब कि एक ना, आप ऐसा इमेजिन करके चलो कि स्पेयर है कुछ, ठीक है। अब उसमें कुछ हम लोग एक झिल्ली लिए, झिल्ली पॉलीथीन को रैप कर दिए, हाँ वही इमेजिन करके इसको समझ लो मिसिलिजीनियस सीट। इसमें रहेगा पाल्मिला स्कोर में, वही प्लेनो स्कोर में थीम रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है इसमें, बस इतना याद रखो और पढ़ते रहो भाई। और बढ़िया से पढ़ना, बस क्वेश्चन सॉल्व करना, और 11th वाले बस लेक्चर देखो भाई। और कुछ जैसे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो NCERT का कुछ, और बस पढ़ो और आगे बढ़ो, इंडिया का नाम रोशन करो। चलो ठीक है, तो भी मैं आगे का भी कुछ आपका एलगी वाला इसको ख़त्म ही कर देता हूँ। ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब अगले में जाएंगे, उसमें देखेंगे ग्रीन एलगी, ब्लू एलगी और रेड एलगी, ये सब के बारे में बात कर लेंगे। और एक वो बच चुका है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा गेमिट्स आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ये सब के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट।